नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत भी यहाँ पर उसी उदास लम्हों से होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सब लोग अभी भी यूहो के लिए परेशान थे। जू सेंशी यहाँ यूहो को देखते हुए कहता है कि सोल फाइटिंग कंपटीशन काफी ज्यादा करीब आ गया। यूहो तो अभी तक होश में भी नहीं आ रहा। वही ऐसा ना हो कि यूहो सोल फाइटिंग कंपटीशन के शुरू होने तक होश में ही न आए। पर पास में मौजूद मिस्टर बीबी तो सबसे ज्यादा उदास था, क्योंकि असल में मास्टर जेंग ने उसे बता दिया था कि यूहो की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है, पता नहीं वो होश में आएगा भी या नहीं। लेकिन सपोज करो अगर वो होश में आ भी गया, तब भी मुझे नहीं लगता कि वो सोल फाइटिंग कंपटीशन में हिस्सा ले पाएगा, क्योंकि वो पूरी तरीके से यूजलेस हो सकता है। इसलिए तुम्हें अपने टांगसेट को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी और पार्टनर की जरूरत पड़ेगी। जो सारी बातें यहाँ मिस्टर बीबी याद करते हुए बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ मास्टर जुआन पर आ गया, जो खुद भी काफी ज्यादा परेशान थे। तभी अचानक वहाँ पर मास्टर जेंग भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर मास्टर जुआन उन्हें बताते हैं कि पूरे 3 दिन हो गए, अभी तक यूहो होश में नहीं आया। कहीं ऐसा ना हो कि वो हमेशा हमेशा के लिए कोमा में चला जाए। यहाँ पर सब लोगों को इसी बात का डर था। इवन कि मिस टांग वुडोंग भी काफी ज्यादा उदास थी, लेकिन फिर भी वो बिना हार मानते हुए यहाँ यूहो का लगातार ख्याल रख रही थी। ये अचानक ही उसके कानों में यूहो की आवाज सुनाई थी, जहाँ यूहो धीमी आवाज में कह रहा था कि टांग वुडोंग, क्योंकि उसका गला बुरी तरीके से जल चुका है। यहाँ पर यूहो की आवाज जैसे ही टांग वुडोंग के कानों में पड़ी, वो तेजी के साथ भागते हुए फौरन से यूहो के पास आ गई, क्योंकि यूहो आखिरकार होश में आ चुका था और उसने जागते साथ ही सबसे पहला नाम यहाँ टांग वुडोंग का लिया। मिस टांग वुडोंग भी रोते हुए कहती है कि ये आखिरकार तुम जाग गए, लेकिन आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या तुम जानते नहीं कि तुम्हें इस तरह से इंजर्ड देखकर मेरे दिल को कितनी ज्यादा तकलीफ हो रही है? जो सुनकर दूसरी तरफ यूहो भी जवाब देते हुए कहता है कि टांग वुडोंग, जब तुम बेहोश होकर गिरी थी, अब मुझे रियलाइज हुआ कि तुम मेरे लिए कितनी ज्यादा खास हो और मैं तुम्हें हर हाल में बचाना चाहता हूँ। फिर तुम्हें बचाने के लिए चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी कुछ भी नहीं होने दूंगा। तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता। यह यूहो की ये सारी बातें सुनकर टांग वुडोंग भी काफी ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी और वो इमोशनल होकर यूहो से आई लव यू बोलती है। साथ ही साथ वो यूहो को बताती है कि अब से हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, चाहे फ्यूचर में कैसी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, हम दोनों उस मुश्किल का मुकाबला साथ मिलकर करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि बाकी के सब लोगों को भी यूहो के होश में आने की खबर मिल चुकी थी। मास्टर जेंग यूहो के पास आकर उसकी बॉडी को चेक करते हैं। मास्टर जुआन उनसे सवाल करते हुए पूछते हैं कि यूहो की अब कैसी कंडीशन है, जिस पर मास्टर जेंग खड़े होकर उन्हें जवाब देते हुए कहते हैं कि पिबिंगियन मास्टर, मुझे माफ करना, लेकिन सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं, क्योंकि यूहो की बॉडी में मौजूद अल्टीमेट फायर लगातार उसकी बॉडी को पॉइजन करता जा रहा है, और अगर एक बार ये पॉइजन उसके हार्ट तक पहुंच गया, उसके बाद शायद यूहो की जान खतरे में आ जाएगी। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि हमें यूहो के सीने को चीरते हुए उसकी बॉडी से अल्टीमेट फायर को बाहर निकालना होगा। जो सुनकर तो मिस टांग वुडोंग और यूहो के सब दोस्तों को ही काफी ज्यादा झटका लगा। लेकिन दूसरी तरफ यूहो यहाँ पर टांग वुडोंग को समझाते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, मास्टर जेंग के मेडिकल स्किल्स काफी ज्यादा अच्छे हैं, वो जानते हैं कि वो क्या कर रही है, इसलिए मुझे कुछ नहीं होगा। यानी कि यूहो ने मास्टर जेंग को इस सर्जरी की इजाजत दे दी थी। लेकिन दूसरी तरफ मिस टांग वुडोंग यूहो से कहती है कि ठीक है, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी, आखिर मैं तुम्हें किसी भी खतरनाक सिचुएशन में बचा सकूं। इसके बाद आखिरकार यहाँ सर्जरी वाला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर जेंग यूहो का इलाज करने जा रहे थे। बाहर की तरफ यूहो के सारे दोस्त उसके लिए बहुत ही ज्यादा परेशान होकर इंतजार कर रहे थे, जबकि अंदर की तरफ मास्टर जेंग ने अपने प्लांट हीलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जहाँ पर मिस टांग वुडोंग भी मौजूद थी। यूहो यहाँ पर मास्टर जेंग से कहता है कि चलो फिर इस सर्जरी को शुरू करते हैं। जो कहते साथ ही यूहो ने अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करते वहाँ पर एक अल्टीमेट आइस डैगर बना लिया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए फौरन अपने चेस्ट पर हमला कर देता है, क्योंकि अल्टीमेट आइस से सिर्फ अल्टीमेट फायर का मुकाबला कर सकती है और यूहो के चेस्ट को चीर कर अल्टीमेट फायर को निकालना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। पर यह ऐसा करने की वजह से यूहो की बॉडी से काफी ज्यादा खतरनाक एनर्जी अनलीश हो रही थी। साथ ही साथ यूहो को बहुत ही ज्यादा पेन भी हो रहा है, जो देखकर दूसरी तरफ मास्टर जेंग ने भी अपने 6 मार्शल सोल हर्बल रिजर्वेशन टेक्निक का इस्तेमाल करके यूहो की मदद करने की कोशिश की। लेकिन हम देख पा रहे थे कि यूहो का लेफ्ट आर्म पूरी तरीके से फ्रीज हो रहा है। मास्टर जुआन तो यूहो को होल्ड ऑन करने के लिए बोलते हैं, लेकिन दूसरी तरफ यूहो रुकता नहीं और वो लगातार कोशिश करते हुए आखिरकार अपनी बॉडी से यह अल्टीमेट फायर को बाहर निकाल चुका, जिसे बाहर आता हुआ देखकर दूसरी तरफ मास्टर जुआन भी अपनी वाइन बोतल का इस्तेमाल करते फौरन से उस अल्टीमेट फायर को उसके अंदर कैद कर चुके, जिसका मतलब कि अब यूहो की बॉडी से अल्टीमेट फायर पॉइजन निकल चुका है, उसकी जान अब खतरे में नहीं है। जो देखकर मिस टांग वुडोंग भी फौरन से यूहो के पास आकर यहाँ साथ ही साथ मास्टर जेंग का शुक्रिया अदा करती है, जिस पर मास्टर जेंग जवाब देते हुए कहते हैं कि अभी तक प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हुई, क्योंकि बेशक हम लोगों ने यूहो की बॉडी से अल्टीमेट फायर पॉइजन तो निकाल दिया, लेकिन अल्टीमेट आइस एनर्जी काफी तेजी के साथ बर्स्ट हो चुकी है, जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी पर अब कंट्रोल नहीं कर पाएगा। उसका लेफ्ट आर्म पूरी तरीके से फ्रीज हो चुका, जबकि साथ ही साथ यूहो का कल्टीवेशन लेवल भी सप्रेस हो चुका है, जिसका मतलब कि यूहो फिलहाल यूजलेस हो गया।
वो किसी तरह की भी फाइट नहीं कर पाएगा, इसलिए मास्टर जुआन फौरन से आगे की तरफ आकर यूहाओ से कहते हैं, यूहाओ तुम्हें सोल फाइटिंग कॉम्पिटिशन की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, उस काम को मिस्टर बीबी और उसके बाकी के साथियों पर छोड़ दो, मैं बस सिर्फ आराम करने की जरूरत है। जो सुनकर यूहाओ यहाँ पर याद करता है कि मिस्टर बीबी और तांगिया ने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। अब जब उनके सपने को यूहाओ की जरूरत है तो यूहाओ आखिर ऐसे मोमेंट पर उनका साथ कैसे छोड़ सकता है। इसलिए यूहाओ जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, मैं अपनी टीम का मेन कंट्रोलर हूँ और चाहे जो मर्जी हो जाए मैं उस सोल फाइटिंग कॉम्पिटिशन में अपने टांग सेट को जरूर रिप्रेजेंट करूंगा। जो सुनकर मिस टांग वुटोंग भी यूहाओ से सवाल करते हुए कहती है कि आखिर तुम ये कैसे करोगे। जो सुनकर यूहाओ जवाब देते हुए कहता है कि जो सारे की सारी अल्टीमेट आइस एनर्जी बस्ट होकर मेरे लेफ्ट आर्म में जमा हो चुकी, मैं उसे अपने लेफ्ट लेग में भी फैला दूंगा, जिसकी वजह से मेरी कल्टिवेशन लेवल सप्रेस नहीं होगी। लेकिन ये सुनकर मास्टर जुआन जवाब देते हुए कहते हैं, पर तुम जानते हो ना कि इसका अंजाम क्या होगा, हमारे लेफ्ट हैंड के साथ साथ तुम्हारा लेफ्ट लेग भी पूरी तरीके से पैरालाइज्ड हो जाएगा। जो सुनकर यूहाओ जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टांग वुटोंग भी यहाँ यूहाओ का हाथ पकड़कर जवाब देते हुए कहती है, यूहाओ तुम्हारा चाहे जो भी डिसीजन हो, मैं हर डिसीजन में तुम्हारा साथ दूंगी। चूँकि यहाँ यूहाओ ने फैसला कर लिया था, इसलिए मास्टर जुआन भी उससे कुछ नहीं कह पाते। वो यूहाओ से कहते हैं कि अगर तुम लगातार प्रैक्टिस करते रहे तो यकीनन तुम्हारा हाथ पैर पूरे 6 महीने या फिर 1 साल के अंदर ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इसे 6 महीनों के अंदर ठीक कर लो। तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, जल्दी सोल फाइटिंग कंपटीशन भी शुरू हो जाएगा, मैं तब तक बाकी की तैयारियां करता हूँ। ये कहते हुए मास्टर जुआन उस रूम से बाहर आ गया। आखिरकार रूम का दरवाजा खोलने के बाद दूसरी तरफ बाकी के सब लोगों को भी मालूम हो गया कि यूहाओ इस वक्त सेफ है। दूसरी तरफ हम लोग वांग काइनीर को देखते हैं, जो कि अपने गोल्डन स्पेयर को लेकर यहाँ अपने टीममेट्स के साथ लगातार फाइट ट्रेनिंग कर रही थी, जहाँ पर उसका मुकाबला करने के लिए डाइगो अबिन ने अपने व्हाइट टाइगर वर्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन डिग्री को एक्टिवेट कर लिया था, लेकिन वो यहाँ पर वांग काइनीर के होली ड्रैगन के सामने टिक नहीं पाता। इवन के वांग काइनीर के बाकी के सारे टीममेट्स भी उसके सामने टिक नहीं पाते, लेकिन वांग काइनीर उन्हें स्ट्रॉन्ग करना चाहती थी, क्योंकि इस बार ये लोग सोल फाइटिंग कॉम्पिटिशन में शेक एकेडमी को रिप्रेजेंट करेंगे और ये लोग किसी भी हाल में हारना नहीं चाहते। पर यहाँ इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग करने की वजह से वांग काइनीर के पार्टनर्स बहुत ही ज्यादा थक चुके थे। उनमें से एक लड़की कहती है कि कैप्टन तो हमें ऐसी ट्रेनिंग करवा रही है जैसे कि सोल फाइटिंग कंपटीशन कल हो। जो बात दूसरी तरफ वांग काइनीर ने भी सुन ली थी और वो गुस्सा होते हुए कहती है कि यूहाओ इस वक्त व्हील चेयर पर रहकर अपने सिर्फ एक हाथ का इस्तेमाल करती तुम सबको हरा सकता है और तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग तैयार हो। दूसरी तरफ यहाँ वांग काइनीर अपने मन में कह रही थी कि यूहाओ इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, सोल फाइटिंग कंपटीशन में मैं तो तुम्हें हरा कर ही रहूंगी। इसके बाद नेक्स्ट डे हम लोगों को यहाँ पर टांग सेट के मेंबर्स दिखाए जाते हैं, जिन लोगों ने अपना न्यू यूनिफॉर्म पहन लिया था, क्योंकि वो सोल फाइटिंग कंपटीशन के लिए पूरी तरीके से तैयार है। यहाँ इन लोगों का यूनिफॉर्म गोल्डन एंड ब्लू कलर का था, जो कि टांग सेट और पुरानी टांग सेट की लेगेसी को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ ये लोग खुद को 7 मास्टर्स के नाम से इंट्रोड्यूस करवाने वाले थे। यूहाओ को भी हम लोग यहाँ पर व्हील चेयर पर देख पा रहे थे, क्योंकि फिलहाल उसका लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग दोनों ही यूजलेस हो चुके, वो चल नहीं सकता। और इसके बावजूद भी जू सेंशी यूहाओ से कहता है कि इस कंपटीशन के दौरान तुम हमारे सबसे बड़े सपोर्ट होंगे, हमें जीतने के लिए यूहाओ तुम्हारी इस कंपटीशन में सख्त जरूरत है। जो सुनकर दूसरी तरफ मिस्टर वीवी भी यूहाओ को जवाब देते हुए कहते हैं कि जू सेंशी ने बिल्कुल सही कहा। जो सुनकर तो यूहाओ को भी काफी ज्यादा खुशी हुई। इसके बाद हम देखते हैं कि टांग सेट के ये 7 मास्टर्स सन मून एम्पायर की तरफ रवाना होने लगे, ताकि ये लोग सोल फाइटिंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले सके। जब तो गोंगयांग के लोगों को अलविदा बोलते हुए कहता है कि तुम लोगों को टांग सेट के लिए जीतना ही होगा, मुझे तुम लोगों पर पूरा भरोसा है। जो बात उम्मीद करता हूँ कि सच हो। इसके बाद सीन शिफ्ट कर दूसरी तरफ सन मून एम्पायर में मौजूद क्राउन प्रिंस पर आ गया, जो कि मिसोरी से सवाल करते हुए कह रहा था कि फादर के बारे में क्या खबर है। इस पर मिसोरी जवाब देते हुए कहती है कि योर मेजेस्टी डीप कोमा में चले गए। इस पर क्राउन प्रिंस सवाल करते हुए कहता है कि अच्छा तो मिलिट्री का क्या रिस्पॉन्स रहा, जिस पर मिसोरी जवाब देते हुए कहती है कि मिलिट्री बहुत ही ज्यादा साइलेंट है, फिलहाल तो कोई भी रिस्पॉन्स शो नहीं हुआ। मे बी इसलिए क्योंकि हम लोगों ने मेंगडी सिटी और आसपास के डिस्ट्रिक्ट पर पूरी तरीके से कंट्रोल हासिल कर लिया है। एम्पायर की आधी से ज्यादा आर्मी तो हम लोगों के पास है, जबकि बाकी आपके ओपोजिशन के पास बहुत ही कम तादाद में आर्मी मौजूद है। साथ ही साथ आपके भाइयों के पास पॉलिटिकल कंट्रोल भी कम है। जो सुनकर क्राउन प्रिंस जवाब देते हुए कहता है कि एक बार मैं एम्परर की सीट पर बैठ जाऊँ, फिर मैं अपने ओपोजिशन को सख्त से सजा दूंगा। साथ ही साथ वो यहाँ पर मिस ऑरेंज का शुक्रिया भी अदा करता है, क्योंकि उसने बहुत अच्छा काम किया है। साथ ही साथ वो मिस ऑरेंज से कहता है कि एक बार मैं यहाँ का न्यू एम्परर बन जाऊँ, उसके बाद तुम मेरी क्वीन बनोगी, और सिर्फ यही नहीं बल्कि तुम मेरी आर्मी को रिप्रेजेंट करने वाली मार्शल भी होगी, ताकि हम इन सारे कॉन्टिनेंट्स को रीयूनाइट कर सके। जो सुनकर तो मिस ऑरेंज यहाँ पर क्राउन प्रिंस को रिस्पेक्ट पेश करते हुए कहती है कि जैसा आपका हुक्म। दूसरी तरफ क्राउन प्रिंस जवाब देते हुए कहता है कि मैंने सुना है कि शेक एकेडमी और बाकी के सब लोग भी यहाँ पर आ चुके। फिलहाल मैं चाहता हूँ कि हमारे लोग किसी तरह की भी उन लोगों से पंगा करने की कोशिश न करे, क्योंकि मुझे उनकी रियल स्ट्रेंथ के बारे में पता करना है। साथ ही साथ वो मिस ऑरेंज से कहता है कि जाओ और जोंगली को बोल दो कि मेरे पास आ जाए, मुझे उससे कुछ स्पेशल बातें डिस्कस करनी होगी। जो सुनकर मिस ऑरेंज क्राउन प्रिंस
की बात मानते हुए बिल्कुल ऐसे ही करती है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ टांग सेट के 7 मास्टर्स पर भी आ जाता है, जो कि आखिरकार मेंगदी सिटी पहुंच गए थे और अपने आसपास इतने ज्यादा सोल गाइडेंस मशीनों को देखकर यहाँ ज़्याओ तो काफी ज्यादा सरप्राइज हो गई थी। लेकिन दूसरी तरफ आगे की तरफ चलते हुए जू सेंशी कहता है कि मुझे ये सिटी उतनी ज्यादा पसंद नहीं आई, क्योंकि ये सारी की सारी सिटी स्टील से बनी हुई है। मैं शेक सिटी जैसी जगह पसंद करता हूँ जहाँ पर नेचर और ह्यूमन ज्यादा है। यहाँ पर ये लोग इसी तरह की बातें करते हुए आगे की तरफ चलते रहे, जो कि साथ ही सारा हम लोगों को मेंगदी सिटी में कई जगह पर क्राउन प्रिंस के पोस्टर दिखाई देते हैं, जो कि इस बात को रिप्रेजेंट कर रहे थे कि इस मेंगदी सिटी और आसपास के सेक्टर का कंट्रोल क्राउन प्रिंस के पास है। साथ ही साथ ये लोग चलते हुए यहाँ मिंगयू होटल पहुँच गए, जहाँ पर सोल फाइटिंग कॉम्पिटिशन के सारे वॉरियर्स इकट्ठा हो रहे थे। इन लोगों के सामने एक रोबोट आकर इन लोगों को वेलकम करता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सब लोग भी मिंगयू होटल के अंदर चले गए, जो होटल अंदर से काफी ज्यादा बड़ा था। साथ ही साथ वहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद थे। जू सेंशी वहाँ पर मौजूद लोगों को देखकर कहता है कि यकीनन ये सारे के सारे डिफरेंट सेक्ट्स और एकेडमीज को रिप्रेजेंट करने के लिए सोल फाइटिंग कॉम्पिटिशन में आए होंगे। इस बार पहले से 3-4 गुना ज्यादा कॉम्पिटिटर्स की तादाद होगी, यानी कि कॉम्पिटिशन बहुत ही ज्यादा टफ होगा। जबकि दूसरी तरफ ज़्याओ तो आसपास के होटल को देखते हुए कहती है कि ये होटल तो बहुत ही ज्यादा लग्जरियस है। साथ ही साथ यहाँ पर लोगों की तादाद इतनी ज्यादा है जिन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे कि ये होटल तो टूट ही जाएगा। इवन की यूहो भी जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, शायद पूरी दुनिया के 20% सोल मास्टर्स यहाँ पर इकट्ठा हुए होंगे। ये लोग इसी तरह की बातें करते हुए अपने आसपास के मेंबर्स को देखते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। तभी अचानक मिस्टर बीबी लोगों को रोकते हुए कहता है कि तुम लोग यहीं पर इंतजार करो, मैं आगे जाकर काउंटर पर साइन इन करके आता हूँ, उसके बाद हम लोग अपने रूम चलेंगे। जो सुनकर ये लोग बिल्कुल ऐसे ही कहते हैं और मिस्टर बीबी अकेले ही काउंटर की तरफ बढ़ने लगे। तभी अचानक यूहो को अपने सामने एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक ऑरा महसूस हुआ, जो ऑरा सामने मौजूद एक लड़की से आ रहा था। मिस्टर बीबी भी उस नकाब वाली लड़की को देखकर हक्का बक्का रह गए। उनके लिए तो वक्त पूरी तरीके से थम चुका था। यूहो पीछे की तरफ मौजूद उस लड़की को देखकर हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये लड़की है कौन। जैसे उसने अपनी फुल आइज का इस्तेमाल करके उस लड़की को देखने की कोशिश की तो वो समझ गया कि ये तो कोई और नहीं बल्कि हमारी सीनियर मिस टांग्या है। इवन कि मिस्टर बीबी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो बेशक ही टांग्या की आंखों से उसे पहचान चुका है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कैसे रिएक्ट करे। वो फन से भागता हुआ टांग्या के पास आकर कहता है कि आखिर तुम कहाँ थे इतने सालों से, या तुम जानते भी हो कि तुम्हें ढूंढने के लिए मैंने कितनी कोशिश की और तुम मुझे कितने मुश्किलों के बाद मिली हो। आखिर तुम कहाँ चली गई थी, तुम हमें छोड़कर क्यों गई। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस टांग्या तो शायद अपने होश में ही नहीं, क्योंकि वो मिस्टर बीबी को कोई जवाब नहीं देती। उल्टा वो अपने अटैक को रेडी करते हुए मिस्टर बीबी पर हमला करने वाली थी, जिस बात को यूहो ने भी महसूस कर लिया। वो मिस्टर बीबी को साइड पर हटने के लिए कहते हैं, लेकिन तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि टांग्या ने अपने पॉइजनियस प्लांट टेंटिकल का इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ मिस्टर बीबी पर हमला कर दिया। जिस अटैक से मिस्टर बीबी को बचाने के लिए दूसरी तरफ यूहो भी अपने सोशल टेक्निक का इस्तेमाल करते उस अटैक को नलीफाई कर देता है। लेकिन फिर भी मिस्टर बीबी हिट होकर पीछे की तरफ थोड़े से इंजर्ड हो चुके थे, जो देखकर यूहो के सारे दोस्तों काफी ज्यादा शौक हो चुके हैं कि आखिर यहाँ पर मिस टांग्या ने ये क्यों किया। पर वही मौजूद यूहो मिस टांग्या के पास मौजूद स्कॉर्पियन टाइगर डोलू ज़ेंगपेंग को देख चुका, जो कि एक इवल सोल मास्टर है, और वो समझ गया था कि जरूर उन लोगों ने टांग्या को भी अपने साथ एक इवल सोल मास्टर बना दिया होगा, यानी कि टांग्या अपने कंट्रोल में नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि टांग्या तो इन लोगों को पूरी तरीके से इग्नोर करके वहाँ से सीधा आगे की तरफ जाने लगी। मिस्टर बीबी अभी भी टांग्या को रोकने की कोशिश कर रहा था, जिस पर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि ऐसा मत करो, शांत हो जाओ, तुम इंजर्ड हो। जबकि जू सेंशी यहाँ मिस्टर बीबी को हील करते हुए कहता है कि आखिर ये टांग्या को हो क्या गया है, अचानक से उसकी सोल पावर एक इवल सोल मास्टर जैसे क्यों बन चुकी। जिसका जवाब इन लोगों के दोस्त घबराते हुए देती है कि होली स्पिरिट चर्च। यूहो भी जानता था कि जरूर यही हुआ होगा, लेकिन फिलहाल वो टांग्या से कहता है कि सबसे पहले मिस्टर बीबी को हील करना और उसे रूम में लेकर जाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मिस टांग्या की प्रॉब्लम को हम लोग इसके बाद देखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग एक रूम में आ चुके थे, जहाँ मिस्टर बीबी तो काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रही है, लेकिन यूहो ने समझाते हुए कहता है कि आप परेशान ना हो, मिस टांग्या बेशक कभी भी आपको इस तरह से इंजर्ड करना नहीं चाहेगी, उनके तो कभी भी इस तरह के इंटेंशन नहीं है। इस वक्त मिस टांग्या ने आप पर हमला किया क्योंकि मुझे लगता है कि होली स्पिरिट चर्च ने उन्हें कंट्रोल कर लिया होगा। जो सुनकर जू सेंशी जवाब देते हुए कहता है कि उसे कंट्रोल किया गया हो या चाहे कुछ भी, फिलहाल तो यही अच्छी बात है कि हमें टांग्या के बारे में मालूम हो चुका ये वो कहाँ पर मौजूद है, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए हम हर हाल में उसे बचा कर ही रहेंगे। जू सेंशी की ये बात सुनकर मिस यांगनेन भी हमें जवाब देती है। दूसरी तरफ मिस्टर बीबी लोगों से कहता है कि होली स्पिरिट चर्च एक बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि वो सोल मास्टर्स बनाने के लिए मशहूर है। आखिर उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि वो इस तरह के सोल फाइटिंग कॉम्पिटिशन में इस तरह ओपनली सामने आ गए। जो सुनकर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि शायद सन मून एम्पायर की यही एक चाल होगी, वो सबके सामने होली स्पिरिट चर्च को एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह अप्रूव करवाना चाहते हैं, ताकि होली स्पिरिट चर्च को चुप कर ना रहना पड़े और बाकी के सब कॉन्टिनेंट भी उसे एक्सेप्ट कर ले। लेकिन ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं, क्योंकि होली स्पिरिट चर्च
इवल सोल मास्टर से मिलकर बनता है, जबकि दूसरी तरफ सन मून एम्पायर के पास भी काफी ज्यादा एक्सट्रीमली पावरफुल सोल गाइडेंस टेक्नोलॉजी है। अगर एक बार इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाने का फैसला कर लिया तो इनका जो भी मकसद होगा वो बिल्कुल भी इवल होने से कम नहीं हो सकता। यकीनन इनका जो भी मकसद है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, हमें कुछ भी करके उसे रोकना ही चाहिए। यूहो की ये बात सुनकर उसके सारे के सारे दोस्त समझ गए थे कि सन मून एम्पायर आखिर क्या कर रहा है, इसलिए मिस्टर बीबी ने यूहो से कहा क्योंकि अब ये प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा बड़ी हो चुकी है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमारा टांग सेक्ट और श्रेक एकेडमी अकेले इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा। हमें स्टार लुआ एम्पायर के प्रिंसेस जिया के पास जाकर इस बात को डिस्कस करना चाहिए। अगर वो भी हमारे साथ मिल जाए भी शायद हम इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सके। जो सुनकर मिस टांग वुडम जवाब देते हुए कहती है कि हाँ, मैं भी यूहो के साथ जाऊंगी, क्योंकि अगर किसी तरह हम लोगों ने स्टार लुआ एम्पायर को अपने साथ कोऑपरेशन करने के लिए मना लिया तो इससे हम दोनों को बहुत सारा फायदा होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि यूहो और टांग वुडम यहाँ स्टार लुआ एम्पायर के प्रिंसेस जियो से मिलने के लिए आ चुके थे, जिससे यूहो सब कुछ बता देता है। यहाँ पर प्रिंसेस जियो उससे सवाल करते हुए पूछती है कि क्या तुमने जो कुछ भी कहा वो सच है, जिस पर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, मेरा कहा हुआ हर एक लफ्ज बिल्कुल सच है। जिसमें प्रिंसेस जिया जवाब देते हुए कहती है कि इवल सोल मास्टर बेशक ही हर एक कॉन्टिनेंट के लिए खतरा है, और चूँकि सन मून एम्पायर ने भी उनके साथ हाथ मिलाने का फैसला कर लिया तो मैं समझ पा रही हूँ कि आखिर इन लोगों का मकसद क्या होगा। यूहो, मैं तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन के लिए दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। यहाँ पर वो ये सब कह ही रही थी, तभी अचानक बाहर से किसी की आवाज सुनाई थी जो कह रही थी कि प्रिंसेस, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। यहाँ पर यह आवाज सुनकर तो यूहो ने उस लड़की को पहचान लिया और वो हैरान होते हुए कहता है कि ये आवाज तो सुनी सुनाई है, जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया।